लेकिन रूस की इस चेतावनी का असर हुआ बिल्कुल उल्टा। रूस की कोशिश यह थी कि स्वीडन और फिनलैंड डर जाएं और नेटो से फासला बना लें, लेकिन हुआ यह कि दोनों देशों ने नेटो की सदस्यता लेने का अपना फैसला और पक्का कर लिया। मतलब यह कि दोनों देश डरे तो सही, लेकिन इस डर का असर वैसा नहीं हुआ जिसकी उम्मीद रूस ने की होगी। फिनलैंड और रूस के बीच एक लंबा बॉर्डर लगता है। रूस की पश्चिमी सीमा पर फिनलैंड है। फिनलैंड अगर नेटो का सदस्य बना तो नेटो की फौज बिल्कुल रूस की सीमा पर तैनात हो जाएगी। जबकि स्वीडन से रूस का जमीनी बॉर्डर तो नहीं लगता, लेकिन समुद्री सीमा जरूर जुड़ती है। स्वीडन और फिनलैंड दोनों पड़ोसी देश हैं जो रूस के पश्चिमी छोर पर हैं। दोनों ही देश पिछले कुछ महीनों में नेटो की तरफ झुकते हुए दिखे हैं। ऊपर से 24 फरवरी को यूक्रेन में रूस की फौज के घुसने के बाद दोनों देशों में इस बात पर सर्वे कराया गया कि वहां की जनता नेटो के साथ जाने के पक्ष में है या नहीं। दावा यह किया गया कि दोनों देशों की जनता ने रूस का विरोध किया और नेटो की सदस्यता हासिल करने का समर्थन किया, जिसके बाद फिनलैंड और स्वीडन ने भी दावा कर दिया कि वो नेटो की सदस्यता हासिल करेंगे। लेकिन रूस अब तक इस बात पर सख्ती से जवाब देता रहा है। इस बार तो रूस ने साफ कह दिया है कि अगर दोनों देशों तक नेटो पहुंचा तो अंजाम बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। फिनलैंड और स्वीडन को अब रूस के आक्रामक रुख से डर सताने लगा है। दोनों को लगता है कि आज नहीं तो कल रूस उन पर हमला कर सकता है, इसीलिए वो नेटो का सदस्य बनने का फैसला कर चुके हैं। हालांकि उनका ये कदम यूरोप में एक नई जंग की बुनियाद रख सकता है। ये भी तय है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड में जंग छिड़ी तो सीधा टकराव नेटो और रूस के बीच होगा, जो विश्व युद्ध से कम नहीं होगा। इसीलिए फिनलैंड में लंबे वक्त से जंग की तैयारियां भी चल रही हैं। खासतौर पर अब तो यूक्रेन की जंग भी फिनलैंड के सामने एक मिसाल के तौर पर मौजूद है। दावा यह है कि फिनलैंड पिछले कुछ महीनों में बंकर बनाने के काम पर तेजी से लगा हुआ है। वहां पर करीब 50,000 बंकर बनाए जा चुके हैं। कोशिश यह है कि अगर जंग की नौबत आई तो फिनलैंड के आम लोगों की जान बचाई जा सके। हर बंकर काफी बड़ा है, इतना बड़ा कि एक बंकर में करीब 100 लोग आसानी से रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बंकर दूसरे विश्व युद्ध के वक्त यूरोप के लगभग सभी देशों में बनाए गए थे। मतलब यह है कि फिनलैंड के 50,000 बंकरों में 50 लाख लोगों को ठहराया जा सकता है, जो फिनलैंड जैसे देश के हिसाब से काफी बड़ी संख्या है। फिनलैंड की कुल जनसंख्या ही करीब 55 लाख के करीब, और उसकी इस तैयारी का मतलब यह है कि वो रूस से टकराने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। वहीं यूक्रेन के एक ड्रोन ने रूस की फौज पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में रूस की सेना ने भी यूक्रेन के उस ड्रोन पर गोलीबारी की। लेकिन यूक्रेन के ड्रोन ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि वो ड्रोन काफी दूर तक रूस के सैनिक का पीछा करता रहा, जबकि रूस का वो फौजी आसमान में उड़ रहे उस ड्रोन पर नजर रखते हुए दौड़ता रहा। लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रही और उस ड्रोन ने न केवल उस पर बल्कि उसके दूसरे साथियों पर भी हमला कर दिया। उधर रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन को ब्रिटेन एंटी शिप मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियां देगा, ताकि वो रूसी हमले का जवाब दे सके। पश्चिमी मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया कि आने वाले दिनों में रूस पूर्वी यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है और इस हमले में हजारों की संख्या में रूसी सैनिक शामिल होंगे। मतलब यह कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए रूस की तरफ से बड़ा हमला होगा। यही वजह है कि यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन ने उसे एंटी शिप मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियां देने का फैसला किया। यूक्रेन को ब्रिटेन से जो मदद मिलेगी उसमें ऐसी बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हैं जो मिसाइल हमले तक का सामना करने की ताकत रखती हैं। इसके अलावा काला सागर में रूस की घेराबंदी तोड़ने के लिए ब्रिटेन हार्पून एंटी शिप मिसाइल भी भेजेगा। यूक्रेन को भेजी जाने वाली मदद में मास्टिफ नाम की एक बख्तरबंद गाड़ी भी शामिल है, जिसका वजन 23 टन है। पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस गाड़ी में 10 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। इस बीच रूस से जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को यूरोपीय देशों से हथियारों की मदद मिलने का सिलसिला जारी है। 2 दिन पहले चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को टैंक दिए थे और अब स्लोवाकिया ने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद भेजी है, जिससे यूक्रेन की सेना की ताकत बढ़ने का दावा किया गया। स्लोवाकिया से भेजा गया S-300 एयर डिफेंस सिस्टम रूस में बना ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसका इस्तेमाल इस युद्ध में यूक्रेन ने भी किया। मतलब साफ है कि रूस को यूक्रेन की जंग में अपने ही हथियारों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने यह साफ किया कि यूक्रेन को हथियारों की मदद देना युद्ध में शामिल होना नहीं है, बल्कि मासूम लोगों की जान बचाना है। Tento obranný systém pomôže zachrániť čo najviac nevinných životov pred agresiou Putinovho režimu। खबर है कि रूस से जंग लड़ने के लिए जल्द ही अमेरिका भी कुछ और S-300 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देगा, जिसका यूक्रेन को बेसब्री से इंतजार है। इससे पहले जेलेंस्की ने अमेरिका और नेटो देशों से S-300 जैसे हथियारों की मांग की थी, क्योंकि S-300 को दुनिया के शानदार एयर डिफेंस सिस्टम में एक माना जाता है और यह दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को
पल भर में मार गिराने की काबिलियत रखता है। यह सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटेड मिसाइल लॉन्चर यूनिट है, जिसकी खासियत है मिसाइलों और गाड़ियों को ट्रैक करना और दूर से ही खतरा महसूस होने पर उन पर हमला करना। सबसे बड़ी बात यह कि यूक्रेन के सैनिक पहले से ही जानते हैं कि S-300 को कैसे ऑपरेट किया जाता है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दुनिया के देशों से रूस से तेल नहीं खरीदने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि रूस से तेल खरीदने वाले देश भी यूक्रेन के लोगों के नरसंहार में शामिल हैं। और इसके लिए उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें रूस के तेल के इस्तेमाल और उसके यूक्रेन पर हमले की तुलना की गई। वीडियो में दिखाया गया कि कैसे रूस को दिए गए तेल के पैसों का इस्तेमाल उसने हथियारों का जखीरा बढ़ाने में किया और फिर उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल उसने यूक्रेन के खिलाफ किया। वीडियो में रूसी हमलों में तबाह हुए यूक्रेन के कई इलाकों को भी दिखाया गया और दुनिया के देशों से अपील की गई कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग छेड़ने के बाद कई देशों ने रूस पर कड़ी आर्थिक पाबंदियां तो लगा दी, लेकिन बहुत से देशों ने उससे तेल खरीदना जारी रखा, जिसमें युद्ध छेड़ने के लिए रूस को सबसे ज्यादा खरी खोटी सुनाने वाला अमेरिका भी शामिल है। रूस के ही एक अधिकारी ने दावा किया कि अमेरिका तो पहले से भी ज्यादा कच्चा तेल रूस से मंगा रहा है। दावा किया गया कि पहले अमेरिका रोज जितना तेल रूस से मंगाता था उसमें 1 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद और बढ़ गई। यही नहीं, रूस पर प्रतिबंधों की बौछार करने वाले यूरोपियन यूनियन के देशों में भी वहां से कच्चे तेल की खरीद पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति नहीं है। खबरों के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में 15 देश अब भी रूस से कच्चा तेल मंगा रहे हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन के बाद यूके ने भी पुतिन की बेटियों पर बैन लगा दिया। एक दिन पहले अमेरिका की तरफ से भी उन पर रोक लगाने का ऐलान किया गया था। और अब बोरिस जॉनसन सरकार ने उनके खिलाफ पाबंदियों का पिटारा खोल दिया। इसका मतलब यह हुआ कि घूमने फिरने की शौकीन पुतिन की ये बेटियां अब ब्रिटेन में नहीं घुस पाएंगी। इसके अलावा उन्होंने वहां जो संपत्ति जुटाई उस पर भी सरकारी हंटर चलेगा, क्योंकि जॉनसन सरकार का आरोप है कि पुतिन की बेटियां अपने पिता के पैसों को छिपाने में उनकी मदद करती हैं। दावा तो यह भी है कि रूसी राष्ट्रपति ने अपनी बेटियों के नाम पर लंदन और दूसरे शहरों में काफी प्रॉपर्टी जुटा रखी है। पुतिन पर पाबंदियों की बौछार के बीच ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि दुनिया का कोई मुल्क किसी और मुल्क पर हमले की जरूरत न करे। इसीलिए पहले पुतिन, रूस, पुतिन के करीबियों और मंत्रियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और अब निशाने पर पुतिन का परिवार आ गया है। उधर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की मार अब अमेरिका के किसानों पर ही पड़नी शुरू हो गई। खबर है कि वहां खाद और बीजों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई, जिसकी वजह से अमेरिकी संसद में बाइडेन सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए। इसी मुद्दे पर वहां करीब 100 सांसदों ने राष्ट्रपति को एक खत भी लिखा, जिसमें उन्होंने खाद के दाम बढ़ने पर चिंता जताई और आने वाले दिनों में इसका असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ने की बात कही। असल में खाद बनाने में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर चीजें रूस से ही आती हैं, यानी रूस इस खाद के बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। इसके अलावा यूक्रेन से भी खेती से जुड़ी कई चीजें दूसरे देशों को भेजी जाती हैं, लेकिन जंग ने हालात बदल कर रख दिए। ऐसे में अमेरिकी सांसदों ने बाइडेन सरकार से जल्द जरूरी कदम उठाने की मांग की, ताकि किसी तरह किसानों को राहत मिल सके, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस साल अब तक खाद के दाम 30% तक बढ़ चुके हैं। यही हाल बीज और खेती से जुड़े उपकरणों का है। दावा है कि अमेरिका की ओर से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से यह सब हुआ। इन प्रतिबंधों से अमेरिका के अलावा ब्राजील और पाकिस्तान समेत दूसरे देशों में भी खाद और बीजों की किल्लत शुरू हो गई। इस बीच रूस पर यूक्रेन ने अपने नागरिकों के अपहरण और उनका प्रोपेगेंडा यानी झूठे प्रचार के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, क्योंकि पिछले 44 दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच जंग चल रही है, लेकिन अभी तक पुतिन की सेना कीव पर कब्जा नहीं कर सकी और कई जगहों पर रूस को पीछे तक हटना पड़ा। यूक्रेन का आरोप है कि इस झल्लाहट में रूसी सेना पीछे हटने के दौरान उनके नागरिकों का अपहरण कर रही है और उन्हें युद्धबंदी के तौर पर दिखा रही है। यह भी आरोप लगाया गया कि अगवा किए गए नागरिकों को डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है और उनका इस्तेमाल झूठे वीडियो बनाने के लिए किया जा रहा है। रूस पर यूक्रेन ने कई इलाकों से नागरिकों के सामूहिक अपहरण का भी आरोप लगाया। ये दावा किया गया कि जिस जगह भी रूसी सेना पहुंची वहां एक जैसे ही हालात देखने को मिले। कोई ऐसा शहर और गांव नहीं मिला जहां तबाही न मची हो। यही नहीं, कई शहरों और गांवों से सैकड़ों लोगों के लापता होने का भी दावा किया गया। लेकिन यूक्रेन के इन आरोपों को रूस ने सिरे से खारिज कर दिया। आरोपों को झूठा साबित करने के लिए रूस की तरफ से खेरसोन का एक वीडियो भी जारी किया गया। ये वो शहर है जिस पर रूसी सेना ने कब्जा करने का दावा किया था। लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसे देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि रूसी सेना के कब्जे के बाद वहां किसी तरह की कोई भी दिक्कत है।
क्योंकि वीडियो में लोग अपने परिवार के साथ बेखौफ होकर घूमते फिरते दिखाई दिए। छोटे छोटे बच्चे अपनी मां के साथ पार्क में खेलते नजर आए। कई ऐसे बच्चे भी दिखे जो वहां साइकिल चला रहे थे। देखने से ऐसा लगा जैसे इस शहर में जंग लड़ी ही नहीं गई। मतलब ये कि खेरसौन पर कब्जा जमाने के बाद भी वहां के नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इस वीडियो को जारी कर रूस ने ये बताने की कोशिश